नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट हैं पीएलए अंबाला मैम, जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं और फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। अगर हम बुधवार की बात करें तो कहते हैं कि एक गैप अप होते हुए देखा मार्केट में। हमने देखा कि स्टॉक्स जब मार्केट की शुरुआत हुई एक अच्छी बढ़त के साथ निफ्टी 50 को हमने देखा और भी बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमने पॉजिटिविटी देखी। लेकिन दिन की खत्म होते होते कह सकते हैं कि गिरावट भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर ट्रम्प का एक बयान आता है कि वॉर शायद खत्म होने वाली है, तो मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करता है। महीने का पहला दिन है, वो भी एक बात थी। पर अंबाला मैम, ये बताइए, ये आने वाले वक्त में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी या फिर अभी और देखना बाकी है? नेहा जी, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये वॉर आगे बढ़ रही है सीवियर कंडीशन में या फिर धीरे धीरे रशिया यूक्रेन जैसी बढ़ेगी, तो मार्केट में बहुत ज्यादा खराब कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है दैट दिस इज कॉजिंग द एनर्जी क्राइसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये इंपॉर्टेंस, ये युद्ध जो है थोड़ा अलग है, क्योंकि इसने दो देशों को नहीं बल्कि पूरे सभी इकोनॉमीज की फिक्स्ड कॉस्ट एनर्जी को प्रभावित किया है, बुरी तरह को प्रभावित किया है बोलना चाहिए उसको। तो इस बात का जवाब मैं आपको अगर ऐसे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं करती, दैट्स नॉट माय फोर्टे, बट यस, ये इस बात पर ही निर्भर होता है। अगर आज ही दोनों बोल दे कि वॉर आगे नहीं होगी, मार्केट विल शो यू वी शेप रिकवरी। सो ये गिरावट सिर्फ तब तक है जब तक कि ये वॉर एस्केलेट हो रही है। जैसे ये वॉर एस्केलेशन की बातें अगर आ जाती, ऑन पेपर बातें नहीं, ऑन पेपर जब आ जाती है, तब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अब गिरावट और नहीं हो रही है। तो 22,200 वगैरह कुछ आ ही गया था, 22,300 समथिंग। आप इन्वेस्टमेंट अपनी बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा बचा करके अब भी रखो, अभी भी पूरी चीजें जो होते हैं ना, डार्क क्लाउड्स, काले बादल अभी हटे नहीं है। और वैसे भी इस बात पर मैं इसको इस तरह से भी बोल सकती हूँ, जख्म इतने दिए हैं जालिम ने कि अब उनके मरहम भी कुछ काम नहीं आते। तो जो स्टेटमेंट्स, जो बातें मार्केट में, क्योंकि दिस वॉर इनिशिएशन वाज काइंड ऑफ बहुत खराब डिसीजन था ये, आई मस्ट से, सभी को ये लग रहा है। मैम, आपने अगर जख्म की बात करी तो जख्म तो यहाँ पर बहुत हैं और आप ही के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं मरहम लगाने की। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाह रहे हैं। मैं उनको बता दूं, अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड करते हैं तो हम एक्सपर्ट के जरिए आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराएंगे। और मैम, अब जख्म के साथ आपने मरहम भी दिए हैं, और मैं आपको बता दूं क्योंकि एक कमेंट आया मेरे पास बड़ा ही खूबसूरत सा, स्मिता मिश्रा का ये मेरे पास कमेंट है। इन्होंने लिखा है, थैंक्स टू अंबाला मैम, प्राज इंडस्ट्री के लिए मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मोस्ट वेलकम। और अभी भी इसको होल्ड कर लीजिए, लेकिन ये प्रॉफिट आपका एक्सटेंड होने लायक है। 340-350 रेंज, ये रेंज है क्योंकि कुछ लोगों को 290-95 की बाइंग है, कुछ को 315, कुछ को 300 की। सो अकॉर्डिंग टू योर बाइंग रेंज, कंसीडर द टारगेट फ्रॉम 340 to 350, that's a bare minimum which is likely to come. बाकी तो धीरे धीरे बाकी शुगर स्टॉक्स ने अच्छी स्वीटनेस दी ही है, चाहे इसमें रेणुका था, धामपुर शुगर था, या फिर there was one more, धामपुर शुगर के साथ कई सारे स्टॉक्स थे, KM शुगर was one। तो ठीक है, हम अंबाला मैम से और भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में भी कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हम अंबाला मैम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 5 ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहां पर इस समय दिख रहा है मौका। हम मैम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें SIP करना भी सही हो सकता है। तो इन सब पर लेंगे हम अंबाला मैम की राय इस पूरे शो में, तो बने रहिए आप लोग। धीरे धीरे आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप यहाँ पे डॉक्टर बंसल सवाल लेकर आए हैं मैम, बैंक निफ्टी को लेकर। कह रहे हैं 50,250 का जो लेवल है पर शॉर्ट किया था मैम, तो क्या करें? 50,200 पर शॉर्ट किया था, 250। ओके, तो मैंने वैसे शॉर्ट जो फर्स्ट टाइम बोला था, इट वाज 61,300 and 200 फेब। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने 57 पर बोला था। बाकी के बाद मैंने कंटिन्यू करो बोला है, फ्रेश शॉर्ट के लिए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि
अगर लेट हो गए हैं आप तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बैठता नहीं है फिर। ये इसीलिए बताया आपको, मतलब मैं मेरा तारीफ करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ। अगर लेट हो गए हैं फ्यूचर में कभी भी, तो फिर उस समय छोड़ दो, जब दोबारा मौका मिले तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपकी बाइंग अभी है महंगी। आपके लिए सलाह सिर्फ इतनी सी है, मार्केट अभी भी बेयरिश है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा नेहा जी, जब पिछली बार हम जुड़े थे, बीच का एक शो में नहीं कर पाई थी, बट उससे पहले जब मैं जुड़े थे हम लोग, तो मैंने 1.5 से 2.5% अपसाइड का पुल बैक आएगा ये बताया था, एंड वैसे ही हुआ। तो उसके बाद फिर से सेल ऑन राइज का मूव है। अब यहाँ पर थोड़ी है सिचुएशन डाइसी, 2 रीजन है उसके। अभी आ रहा है धीरे धीरे वैल्यूएशन कंफर्ट, प्राइस वाइज मार्केट वाइज वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है। मार्केट सिर्फ एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहती है, और जिस दिन वो आ गया, बातों में नहीं ऑन पेपर, जिस दिन वो आ गया, मार्केट आपको मौका नहीं देगी दोबारा बाय करने के लिए। ये बात तो पक्की पक्की लगती है। नाउ बैंक निफ्टी की मैं बात आपसे करना चाहती हूँ। आपकी बाइंग बहुत ही, मतलब जो लो है वही आपकी बाइंग है, मैं भी आपको और तो क्या ही बोलूं, बट फिलहाल के लिए यू शुड वेट एंड वॉच कि क्या कल के दिन में, या फिर आप इस हफ्ते बोलिए इसको, क्या इस हफ्ते में निफ्टी बैंक वापस से 51,000 को ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर हाँ तो पोजीशन होल्ड कर जाइएगा, लेकिन दिस इज टाइम यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस विच इज 5250, मतलब 52,500। 52,500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिए। हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी एंट्री खराब है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, दैट्स व्हाट समथिंग इट इज। दोबारा आपको मौका मिल जाएगा सेल करने का ही मार्केट में, या तो आपको 54,500 पर मिलेगा या 54,000 पर मिलेगा। बट अभी के लिए बीइंग यू आर लेट, तो थोड़ा सा पनिशमेंट ले लो, और वो पनिशमेंट स्टॉप लॉस ही होता है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस मैम ने सजेस्ट कर दिया आपको, तो आप वो देख सकते हैं। आप दीपक चक्रवर्ती जी यहाँ पर SBI पर सवाल लेकर आए हैं। 996 की इनकी बाइंग है, 996। तो आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि सेल करें कि होल्ड करें? होल्ड कर जाइए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात सुन के नेहा जी, 1220 और 1200 पर मैंने, जब स्टॉक्स जैसे बजिंग स्टॉक होते हैं ना, वहां नहीं भी होते तो भी मैंने लोगों को बार बार बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकल जाइए, ये अभी सेलिंग का टाइम है। अब निकले जो लोग नहीं था, क्योंकि प्राइस ओवरबॉट हो गया था। एक स्ट्रेच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा स्टॉक नहीं करता, कंटिन्यूएशन इस तरह का नहीं होता है। तो आपकी बाइंग बहुत अच्छी है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन क्या यही से आपको रिकवरी होने की एक्सपेक्टेशन है? दैट प्रोबेबिलिटी विद टाइम इज एब्सोल्युटली देयर, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल है। तो शॉर्ट टर्म में, अब शॉर्ट टर्म का मतलब 1 महीने का नजरिया है अगर आपका, तो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए एट 960 का। बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर, चुपचाप अपने स्टॉक को होल्ड करके बैठो, और 2 साल अगर आप इसको रख लेते हैं, यू विल गेन समथिंग वेरी गुड। तो ये व्यू है। बाकी अब आपको डिसाइड करना है कि आप हैं क्या, शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर 2 साल वाले इन्वेस्टर। एंड कीप इन माइंड, दिस मार्केट इज समथिंग यू शुड ट्राई टू फोकस बाइंग द वैल्यू, प्राइस वाइज, फाइनेंशियल कंपनीज के देख के, and try not to touch your value picked stock for next 2 years. ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रख के काम करिए, क्योंकि बार बार देखने वाली ये मार्केट नहीं है, वरना पैसा नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, परेशानी होगी, स्ट्रेस आएगा। वो बचना है तो अच्छा बाय करो, सस्ता बाय करो, और 2 साल के लिए बाय करो। अच्छा, तो मैम की स्ट्रैटेजी है अच्छा बाय करो, सस्ता बाय करो, और 2 साल के लिए। आपको भी सजेस्ट किया अगर आप 2 साल तक वेट कर सकते हैं तो प्रॉफिट आपको अच्छे मिल सकते हैं। यहाँ पर अम्बाला मैम की तरफ से ये थी राय। अनिल लोहन जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं मैम, इरेडा और केमक्रक्स पर कह रहे हैं कि अभी करंट लेवल पर ले सकते हैं। इनका 6 महीने का व्यू है, SIP मोड में करना चाह रहे हैं। ठीक है, 6 महीने के दायरे पर फिर भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे तो स्टॉक है 1.5 साल कम से कम वाला, बट क्योंकि आज अगर आप खरीद रहे हैं तो SIP मोड पर आपका बाइंग अपने अभी तक खरीदने में, ये मान के चल रही हूँ, एंड योर एंट्री एट दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली नाइस। तो आप चाहें तो यहाँ पर शुरुआत खरीदारी की कर सकते हैं। इतना प्रोविजनिंग रखिएगा, इसको हर 10-15% पर डिप पे एवरेज नहीं करना होता इस स्टॉक को। वैसे तो गिरने की एक क्षमता होती है हर किसी की, बट जो स्टॉक्स क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं वहां पर डिप्स खरीद लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी ये रखना है कि अगर करंट प्राइस से 20% का डिप आए तो ही फर्दर सिप ऐड करना, अदरवाइज जैसा है वैसा होल्ड करो। एंड 113 आज इसका प्राइस है, क्लोज टू 113-114 की रेंज में है। आप इसमें पहला ही टारगेट 135 का एक्सपेक्ट करिए आएगा।
6 महीने का आपने समय दिया है तो आ जाएगा। और दूसरा टारगेट आप बड़ा सा 180 के पार समझिए, एंड समय देना पड़ेगा, लेकिन उसको 6 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। 135 इज लाइक आपको डाउन द लाइन 6 मंथ दिख जाएगा। बट जो स्ट्रैटेजी आपको समझाई है, सिप का नाम आपने लिया है, तो 20% से पहले कोई भी फर्दर पैसा ऐड मत करना। इसका मतलब 90-91 के पास में। ऑलराइट, तो आपको मैम ने लेवल्स बता दिए हैं यहाँ पर। आलोक जी मैम सवाल लेकर आए हैं पीरामल फार्मा पर। 250 की इनकी खरीद है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पूरे फार्मा सेक्टर में इस समय कोई ऐसे 2 स्टॉक्स हैं जो आपकी तरफ मतलब अकॉर्डिंग टू यू आर एट अ फेयर वैल्यू? मैनकाइंड फार्मा इज वन, उसको हम देख सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा अच्छा का अभी चला ही नहीं है, मतलब उसमें अब चलने के लिए गुंजाइश बची हुई है। एंड दूसरा आप स्टॉक मतलब चल गया है वो थोड़ा सा, तो दूसरा स्टॉक आप फार्मा का ना लेकर के आप थोड़ा हॉस्पिटैलिटी का, हॉस्पिटल इंडस्ट्री का देख लीजिए, तो काइंड ऑफ ये आपको चलते हुए दिख जाएगा। तो मैनकाइंड इज वन। एंड दूसरा है, एक सेकेंड मैं आपको, लेट मी चेक कि आज क्या हुआ है, मैं उसको आज नहीं देखा है प्राइस पे। फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर अगर आप लोग चाहें तो करीब करीब 750 पर, अभी 795 पर है, करीब करीब 750 पर इसको ऐड किया जा सकता है। तो वैल्यू बाइंग दोनों स्टॉक्स में मैनकाइंड फार्मा एंड फोर्टिस हेल्थ केयर में मिल जाएगी। प्राइस अलर्ट लगा के रखिए ताकि जब प्राइस आए तो आप उसको खरीद सकें। वाई HAL 4200 से गिरेगा, 4000 से गिरेगा और 3500 आएगा, बार बार बोला था पिछले सेशन में और आज के सेशन में। 3500 आया और आज वो 4% अप भी था। तो जो स्टॉक आपको पसंद है उनकी लिस्ट बनाओ, बहुत ज्यादा स्टॉक्स भी मत रखो, बट मिनिमम 15, मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। मिनिमम 15, अगर बहुत ज्यादा रिस्क वाला एपेटाइट है आपका तो, अदरवाइज अप टू 25 स्टॉक इज फाइन। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं जी। तो ये हो गई राय मैनकाइंड फार्मा और फोर्टिस हेल्थ केयर की मैम की तरफ से लेवल्स भी। अब मैम पीरामल फार्मा जो इन्होंने खरीदा है 250 रुपए पर, उस पर आपका व्यू क्या रहेगा कि एग्जिट करें या एवरेज या फिर होल्ड करें? अभी तो आप होल्ड कर जाइए क्योंकि बहुत नीचे आ गया आपके बाइंग से। 250 की बाइंग 140 142 पर चल रहा है अभी, तो यू हैव नो वे, अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है होल्ड करने के अलावा। ऑप्शन इसलिए मैंने बोला कि नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत फार्मा में जो स्टॉक्स में थोड़ा बेटर बाइंग मिल सकती है, हालांकि ये महंगा है, लेकिन जो स्टॉक्स में बेटर एंट्री मिल सकती है वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। उसी के चलते आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं। पूरी की पूरी 250 रुपए की रिकवरी, मतलब आपका एंट्री प्राइस आ जाएगा 250 रुपए का, वो अपेक्षा मैं कम रखती हूँ, लेकिन हाँ बेटर एग्जिट आपको मिल सकता है। इट्स लाइक 175 से लेकर के आप 185 के टारगेट्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सजेशन ये है, कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो आप अपने पिक के ऊपर, स्टॉप लॉस 20% ही सही, 30 ही सही, कहीं तो लगा लीजिए, आधा आधा मत करो प्लीज। बिल्कुल, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, जो कि मैम उसकी एम्फेसिस हर शो में आपको बताती हैं। अब संदीप जी यहाँ पर इंडसइंड बैंक पर सवाल लेकर आए हैं मैम। 944 पर इन्होंने खरीदा है, वही कह रहे हैं कि एवरेज करें या बेच दें? इंडसइंड बैंक, एक सेकंड, 940, ओके। अभी भी वीक है वैसे ये, अभी मतलब मैं अगर इसको 2-4% की बात छोड़ दूं, जैसे 836 वगैरह आ जाएगा, 840 भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन कर लेना चाहिए और कर ही लीजिए। डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 730, 730 रुपए कैसल मेंटेन करो, क्योंकि अगर ये ब्रीच हो जा रहा है तो स्टॉक और वीकनेस की तरफ जाएगा। एंड उसके साथ होल्ड कर सकते हैं एक बेहतर एग्जिट के लिए। करंट प्राइस पर एग्जिट की सलाह नहीं है, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है और फ्रेश बाय नहीं। ऑलराइट, करंट प्राइस पर आप कह रहे हैं एग्जिट करने की सलाह नहीं, स्टॉप लॉस आपने बता दिया लगाने के लिए। अब अंकित रामपुरिया जी हैं, कह रहे हैं मैम 10 स्टॉक सजेस्ट कीजिए 5 साल के लिए। चलिए अब मैं आपसे वो सवाल पूछ ही लेती हूँ कि 5 ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके हिसाब से अभी गिरावट में खरीदने के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं? यस, सो वन इज मैनकाइंड फार्मा, दूसरा मैंने नाम लिया है फोर्टिस हेल्थ केयर का, लेकिन और सस्ते पे आने दो, 750 आ जाएगा। देन थर्मेक्स आप देखिए, थर्मेक्स आज की डेट में भी ठीक ठाक प्राइस पर है।
ज्यादा डिस्काउंट नहीं, मतलब वो चल गया वैसे वहां से थर्मेक्स, जहां पर मैं आप लोगों को रिकमेंड किया था 2800, 2900, 2700, 2 बार था। आज 3345 पर है थर्मेक्स और अभी भी मजबूत है। तो आप थर्मेक्स को देखिए, कंटिन्यू ट्रेंड हो सकता है इसमें। और एक रिवर्सल ट्रेड है पीजीएल। पीजीएल याद होगा आप लोगों को, 4 मतलब 40 के पास आएगा, 440 वगैरह, वहां पर एक बार ऐड कर सकते हैं, हुआ भी। तो आप पीजीएल में आप चाहें तो एक बार मतलब दोबारा पीजीईएल आप उसको चाहें तो एक बार इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन बाइंग थोड़ा सा रुक के करना, 450 या 460 के पास में करिए, ताकि आपका एंट्री बेहतर हो सके। और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 430 की। तो फिलहाल छोटा रिस्क लेना, उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क लेके काम नहीं करना उस पर। और एक स्टॉक मैं न्यू ऐड कर देती हूँ, वो अभी तक मैंने इसको आपको कभी शेयर नहीं किया, वेंकीज। वेंकीज इज लाइक रोज का वनडे वाला है वो स्टॉक। तो वेंकीज अभी 1220 पर है करंट प्राइस पर। इट्स अ काइंड ऑफ अ बाय, कर सकते हैं, बिकॉज पॉसिबली जो टारगेट है वो कम से कम आपको 1300 बहुत आराम से, और दूसरा टारगेट आपको कम से कम 1470 का दिख जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चलिएगा और स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा, जो कि होगा 1100, 1100 का स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चलिए। तो ये 5 स्टॉक्स है हैंड पिक्ड, और ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे, 2 को छोड़ के करंट प्राइस रेंज में एंट्री ली जा सकती है। बिल्कुल 5 स्टॉक्स जिनमें आप इस समय अंबाला मैम जो सजेस्ट करें, जहां दिख रहा है गिरावट में मौका, वो है मैनकाइंड फार्मा, फोर्टिस हेल्थकेयर, थर्मैक्स, पीजीईएल एंड वेंकीज, जो कि मैम ने बताए हैं। अब शादाब जी का सवाल आया है मैम, ये है जीआरएससी और नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर, कह रहे हैं दिसंबर तक डबल हो जाएगा क्या? और मतलब आई थिंक ही वांट्स टू बाय, और कह रहे हैं अगर आपकी नजर में कोई और स्टॉक हो इनके बदले तो बता दीजिए। मैंने मेरी नजर वाले स्टॉक तो बता ही दिया आपको। बाकी डिफेंस में मैं थोड़ा सा 2-3 दिन कम से कम रुकना चाहती हूँ, 2-4 दिन कम से कम, क्योंकि डिफेंस में एक बेटर बाइंग मिल सकती है। सभी स्टॉक्स में गिरावट होगी वैसा नहीं है व्यू, लेकिन इंडेक्स लेवल पर आई एम सीइंग कि कुछ तो यहाँ पर और डिस्काउंट आएगा। अब जो स्टॉक जीआरएससी जैसा स्टॉक जो एक दिन में 20% चढ़ सकता है, आप समझ सकते हैं कि वो एक दिन में 20% गिर भी सकता है। तो इसीलिए 2-4 दिन रुकिए। फिलहाल जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को पिक करके दिए उसमें से अगर 1-2 का नाम लेना चाहूँ तो मैनकाइंड एंड थर्मेक्स इज माय टॉप। मैनकाइंड, थर्मेक्स एंड वेंकीज 3 टॉप में, 5 में से 3 अगर पिक करने हो तो 3 है ये। बाकी ये सारे डिफेंस वाले स्टॉक्स में मैं थोड़े दिन रुकी हूँ, बेरिश नहीं हूँ, रुकी हूँ एक बेहतर एंट्री कंफर्मेशन के लिए, ताकि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है ये समझ में आ जाए। तो फिलहाल के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जस्ट वी आर वेटिंग कि हम अपने स्टॉप लॉस कहाँ पर सेटअप करें, क्योंकि स्टॉप लॉस बचाना है। तो दैट्स द आइडिया। फिलहाल 2-4 दिन, कुछ हफ्ते रुकी हूँ मैं इस देखते हुए मार्केट। जैसा कि मैम सजेस्ट कर रही हैं, लेवल्स का बहुत ध्यान रखना है, और जो टाइमलाइन मैम ने सजेस्ट करी उस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। एलिस जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैम एक फंडामेंटल व्यू दे दीजिए जीपीपीएल पर, और 1 साल का टारगेट और कहाँ पे एवरेज करना सही रहेगा। इन्होंने 163 पर बाय किया है। अच्छा, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, एवरेज करने लायक प्राइस नहीं है। ऑफ कोर्स ये 155, 160 जाएगा, बट दिस इज नॉट समथिंग यू शुड एवरेज, क्योंकि आपने 1 साल का नजरिए की बात की है। तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 125 to 130 प्राइस आ जाएगा वहां पर। 1 साल के नजरिए से मायने से आप वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान, एडिशन, एवरेज जो भी आपको करना है आप वहां पर प्लान कर सकते हैं। करंट प्राइस पर एज आई सेड एक पुल बैक तो है 155, 162, बट वो ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिटिंग रेट परसेंटेज वाइज तो कम है, बट प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत ज्यादा है। तो उसको फिलहाल अवॉइड की लिस्ट में रखिए, बेहतर प्राइस मिलेगा वहीं पर एंट्री करें। ऑलराइट, तो अभी प्राइसिंग के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। संजीव राय जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं आईडीबीआई बैंक पर। इन्होंने 100 पर लिया हुआ है इसको, और पीएनबी इन्होंने खरीदा है 110 पर। दोनों के लिए पूछना चाह रहे हैं होल्ड, एवरेज या एग्जिट। आईडीबीआई में एवरेज कर सकते हैं, और अभी आपकी 100 की बाइंग है, 67 चल रहा है अभी, बट स्टिल यहाँ से पुल बैक में भी आपको एक अच्छा एग्जिट बन सकता है। रिस्क कम है इसलिए एवरेज करने की सलाह है। स्टॉक अभी ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड है, और यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो ना हो। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 60 रुपए का रख लीजिए, और 67 से 65 के रेंज को ऐड करने की रेंज समझिए। अब कल हो सकता है कि 65 मिल जाए, तो कोशिश करिए थोड़ा और सस्ता मिले, 5%, 3% जो भी मिले। उसके बाद में पॉसिबल टारगेट 75 से लेकर के आपको कम से कम 88 के दिख जाएंगे। तो अब
आइडिया ये है, क्योंकि आपकी बाइंग है 100 रुपए की, एग्जिट बेहतर बनाना है। एवरेज करते करते उतने आगे मत चले जाइएगा कि पोर्टफोलियो ओवरवेट हो जाए स्टॉक वाइज। अगर उतना वेटेज का ध्यान आप लोगों को रखना ही पड़ेगा ताकि आप मैनेज कर सके। अदरवाइज एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर यही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ओवर वेटेज है तो 100 से 67 कितना बड़ा एवरेज रिटर्न कर देगा, ये घटा देगा, उस चीज को समझ लीजिए सभी लोग। बाकी क्योंकि अपनी ही गलती करें तो आप सीखें जरूरी नहीं है, जो दूसरे भी इतने सारे लोग शोज देखते हैं, उन जो डिस्कशन आता है उससे भी आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बट ये मार्केट ऐसी है कि जब तक खुद के अनुभव ना आए तो दिल पे वो बात कुरेद कर लिखती है, उतने जख्म तो देती है मार्केट, और फिर वो जख्म भुलाए नहीं जाते। तो वैसा ही है ये, अनुभव खुद करा के ही आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी हो सके तो दूसरे से भी सीख सकते हैं वैसे। कई बार दूसरों की गलतियों से या दूसरों की क्या कहते हैं कामयाबी से भी सीखना चाहिए, दोनों ही चीजों से। अब दीपक चक्रवर्ती जी यहाँ पर KRBL पे और अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं अम्बाला मैम ने दिया है और इन्होंने खरीदा है 302 पर, तो कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, बताइए मैम। होल्ड करिए। और रही बात अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, वट एवर द स्टॉप लॉस बिफोर आई थिंक 260 होगा उस समय, बट अब यहाँ पर स्टॉप लॉस आप अपना 270 का रखिएगा, एंड पॉसिबली जो टारगेट है कम से कम 330 सॉरी 330 एंड 350 मिनिमम टारगेट्स है, आ जाएंगे। 2-3 महीने का समय दीजिए। बिल्कुल। तो आपको मिल गई माला मैम की राय KRBL पर। यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूं, अगर आप में से कोई भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहता है तो आपको लेनी पड़ेगी DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप। DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक जो आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। इससे आसानी हो जाती है, आपके नाम के अगेंस्ट बैज आ जाता है आइडेंटिफाई करने में, और आपके सवालों को प्रायोरिटी मिलती है। कोशिश हमारी रहती है वैसे हम सभी के सवाल यहाँ पर ले सकें। अब अम्बाला मैम, एक सवाल है RVNL पर भी आया हुआ है राव साहब का। कह रहे हैं 397 में मैंने लिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए RVNL पर? सिंपल होल्ड, नो एवरेज, होल्ड करके चलिए, आपको बेहतर एग्जिट मिल जाएगा, मोस्ट लाइकली प्रॉफिटेबल एग्जिट। तो 2-3 क्वार्टर का समय और दीजिए इसको, एवरेज मत करो क्योंकि वॉलेटाइल है और काफी वॉलेटाइल है। तो आपको, क्योंकि आपकी बाइंग बहुत दूर की है नहीं, तो आ जाएगा आपका भाव, आपको आ जाएगा। जस्ट होल्ड लाइक दिस ओनली। ओके, तो आपका भाव आ जाएगा। मैम कह रही हैं थोड़ा सा होल्ड करें। अब संदीप अद्वैक जी लेकर आए हैं सवाल HDFC पर। कह रहे हैं क्या अभी एवरेज कर सकते हैं HDFC में? कितने समय के लिए? अधूरे सवाल है ये। हाँ, मेरे ख्याल से वो पूछना चाह रहे हैं अभी फेयर वैल्यू पे है या अभी और नीचे जाए तो एवरेज करें, या फिर सही वक्त आ गया है? सही वक्त उनके लिए आ गया है जो रिस्क को हैंडलिंग करना जानते हैं। अभी रही बात कि और डिस्काउंट आएगा कि नहीं, पूरा अगर बॉटम फिशिंग करने की कोशिश हमेशा करेंगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं। तो ये तो बात हो गई एक, मतलब मैं कोड समझा दिया मैंने आपको, बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि हर बार हर स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करोगे तो अपॉर्चुनिटीज मिस भी होती हैं। सो दैट कुड हैपन इन दिस स्टॉक। मैं पर्सनल मेरा डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और मैंने इस रिस्क को, ये जो पूरा गिरावट आप देख रहे हैं, मैंने इसको ऑप्शन से हेज किया है। तो हैंडलिंग समझिए, राइट? क्योंकि मुझे पता था निफ्टी बैंक 61,000 से वीकनेस 50,000 51,000 के आसपास आ गया है, तो उस पूरे मूवमेंट को आई मैनेज्ड। तो आप लोग भी थोड़ा सा अगर ऑप्शन एंड स्टॉक्स, डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स में जब आप काम करें तो ये एडवांटेज है, वहां पर उस एडवांटेज को यूज करो, करना सीखिए। बाकी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि HDFC बैंक थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा मैं अगर और इसको समझने की कोशिश करूं तो 680 और 710 और आ रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप पूरा पैसा यहाँ पर लगाने में इच्छुक हैं या फिर 30% तक थोड़ा बचा करके वहां पर एवरेज करने लायक है। बाकी फिलहाल ये जो सेंटीमेंट सिर्फ मैक्रो फैक्टर का नहीं है, बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग में खुद के इश्यूज है, तो उसकी वजह से ये प्रेशर होगा। और धीरे धीरे करके कलई खुल रही है, धीरे धीरे करके नए नए बैंक्स के नाम आ रहे हैं स्कैम्स में। तो ये एक चीज है जो कि डेंट कर रही है इनकी साख को, इनके ट्रस्ट को। लेकिन बात ये है कि और कोई है भी नहीं, तो गिरेंगे भी यही और चढ़ेंगे भी यही बात में, तो इसीलिए थोड़ा गिरने दो फिर खरीद लो। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं गिरेंगे भी यही पर पढ़ेंगे भी यही। अब मैम आपका व्यू, स्मिता मिश्रा जी सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आई हैं, पूछना चाह रही हैं सबसे पहले तो रेलवे सेक्टर पर,
और रेलवे सेक्टर पर एक दो सवाल और भी आए हुए हैं, जहां लोग पूछ रहे हैं कि कोई फ्रेश स्टॉक है जहां एंट्री बन रही है रेलवे सेक्टर पर। रेलटेल डायरेक्टली इसका नहीं है, लेकिन आप रेलटेल देख लो, बट डिपेंडेंट ही है उसी के ऊपर। तो रेलटेल इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन में आ जाता है कम्युनिकेशन के इस पर और इसमें। तो रेलटेल देख लीजिए 263 के पास में है, मोस्ट लाइकली कल की मार्केट में आपको 250 और 60 पर मिलेगा, और वहां पर आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस बार स्टॉप लॉस रखिएगा छोटा, क्योंकि अगर हिट हो जाएगा तो बेहतर एंट्री विद मोर प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो स्टॉप लॉस इसलिए छोटा रखो कि अगर हिट हो जाए तो छोड़ दे और दोबारा एंट्री हमको मिल ही जाएगी, इस बात को आप यकीन मानिए। बाकी फिलहाल 240 का स्टॉप लॉस जो है मोर देन इनफ है, जिसमें आपको कम से कम पहला टारगेट 295 और अगर आप होल्ड कर जाए तो 330 का बन सकता है। तो रिस्क बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको देख सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री के लिए आपके हिसाब से एक ही स्टॉक है रेलवे सेक्टर में अभी के लिए? ओके, अभी के लिए रेलटेल मैम की तरफ से रेलवे सेक्टर में फ्रेश एंट्री के लिए स्मिता जी। और स्मिता जी राय भी जानना चाह रही हैं, 1 साल का व्यू है इनका, अडानी पावर वर्सेस टाटा पावर। दोनों अलग नेचर के स्टॉक है, मतलब पोटेंशियल दोनों बिजनेस में दम है, पहली बात ये, लेकिन दोनों का नेचर बहुत अलग है। अगर आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो ज्यादा पैसा बना दे लेकिन आप वोलेटाइल भी है, तो अडानी पावर विल विन दिस। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल स्टॉक चाहिए जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन पैसा बना दे, तो फिर टाटा पावर आ जाता है उस लिस्ट में। तो आपके व्यू पर डिपेंडेंट है, बट एज ऑन टुडेज प्राइस आप ऐसे समझिए, टाटा पावर में आपको 360-65 के पास में बाय करना चाहिए, अभी 380 है और आ जाएगा तभी बाय करना, अभी महंगा है। लेकिन अगर आप अडानी पावर की बात करें 157 पर है, कुछ बाय अभी ज्यादा बाय अभी कर लो और कुछ बचा के रखो कि अगर किसी दिन 125 पर आए वहां पर आप ऐड करके अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सके। कोशिश ये करिए कि आपका जो बाय प्राइस है वो जितना हो सके 140-145 की रेंज का हो, उस तरह से अपनी बाइंग प्लान करो। बाकी करंट प्राइस पर खरीदने लायक है, 170 से लेकर के 210 के टारगेट से जो अडानी पावर्स में आ जाएंगे। तो दोनों स्टॉक्स का नेचर अलग है। आज की डेट में खरीदने लायक अडानी पावर लगता है, टाटा पावर में डिस्काउंट अभी और प्राइस डिक्लाइन बाकी है। बिल्कुल, तो मिल गई आपको राय अडानी पावर और टाटा पावर पर भी अंबाला मैम की। अब मैम आयुष जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स में फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं? ओके, मतलब आपको इसी में क्यों करनी है, ऐसा क्या है? ठीक है, स्टॉक ठीक ठाक है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज ऑफ नाउ या तो कल की मार्केट में 1900 के पास एंट्री करके छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, 100 पॉइंट का 1800 का स्टॉप लॉस रखो, सो दैट आपको एक बाउंस बैक ट्रेड मिल जाए। और उस ट्रेड में आपको 2150 काइंड ऑफ, या फिर आप उसको थोड़ा छोटा करिए क्योंकि हम रिस्क कम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2100 का टारगेट पहला और दूसरा टारगेट 2400 का आप चेस कर सकते हैं। तो कल की मार्केट में यू कैन बी अ बायर विद अ स्टॉप लॉस एट 1800, और हो सके तो 1900 के नीचे ही खरीदिए ताकि और भी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बने। तो ट्रेड के हिसाब से यू कैन ट्राई दिस। बाकी मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको और सस्ता देखना चाहती हूँ, तो बात की बात है वो, लेकिन अभी कंजप्शन पे थोड़ा बहुत फोकस रह सकता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। बिल्कुल, तो मिल गई आपको राय गॉडफ्रे फिलिप्स पर। अब समर सिंह यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैम अशोक लेलैंड मैंने 191 पर खरीदा था, क्या करना चाहिए मुझे? 191 आप कहाँ पे, जब हमने अशोक ले में 200 और 195 इन सब पे बेचने के लिए बताया था? अभी की तो बात है, ये सब मार्च की है। ठीक है, शोज को रेगुलर देखिएगा। वैसे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जिन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो गई है वहां पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट का समय आएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं, एंड इट्स ऑल डिपेंड कि ये अभी की ये जो गिरावट है ये इसको समझो पहले कि क्यों हो रही है। ये अभी की गिरावट क्योंकि मैक्रो फैक्टर खराब हुए हैं बाहर के, उस मैक्रो फैक्टर का असर इतना डीप है कि कंपनीज के मार्जिन, अगर ये थोड़ा और चला, एनर्जी पर सीधा जो धावा है या सीधा जो इम्पैक्ट है वो एनर्जी है। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए जो आपका एनर्जी होता है, इट्स कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने से बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाना, लॉट ऑफ थिंग। तो ये सारी चीजें मार्केट अभी एनालाइज करके उसको प्राइस एंड डिस्काउंट कर रही है। अगर ये और बड़ी वॉर इंटेंसिफाई हुई तो प्राइस और गिरेंगे, तो उसकी तैयारी आपको रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही जिस दिन ये चीज ऑन पेपर बंद हो जाती है कि हाँ अब नहीं होगी वॉर, तो फिर चीजें रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। सो हैविंग सेड दिस, बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ
आई प्रे जल्दी हो जाए, कि बहुत जल्दी ये वॉर वगैरह बंद हो जाए और चीजें सुधर जाए। बाकी बिल्कुल अशोक लेक की जो बात आपने की है 149 पर है, काइंड ऑफ कि अब और बड़ी गिरावट इसमें बची नहीं है, थोड़ा बहुत और है, 130 मैक्स लगता है जो आ जाएगा, वहां तक आप चाहें तो उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। एंड थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में देखिए, हम स्मॉल केस पर आपको मेरे पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो देखिएगा। राइट नाउ एक ऐसा ही कुछ एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया है स्मॉल केस पर, जहां पर आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स है। सो उन स्टॉक्स में आपको एक जो मैं जनरली पसंद करती हूँ, रिवर्सल्स या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के साथ रिवर्सल्स, तो वो कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो उन स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल केस पर यू विल गेट दैट। बट एज ऑफ नाउ हर स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टमेंट मत ढूंढो, सभी में नहीं है। तो अशोक ले भी अभी और गिरावट कंटिन्यू कर रहा है, बचो उससे, थोड़ा सा और बचो। और देखिए लेकिन अच्छा हुआ होगा, जी 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 अच्छा हुआ होगा उन लोगों को, वो लोग जरूर मुझे बताइएगा, थैंक बोलो मत बोलो, बट क्योंकि मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की थी, एंड यू पीपल गॉट सेव्ड, लिटरली गॉट सेव्ड, कि 200 205 195 पर भी बोला था नेहा जी कि अशोक ले अभी जो है गिरावट की तरफ जा रहा है। एंड सिंस देन कितना गिरा है, मार्च के अंदर अंदर में ये मैं एक राउंड फिगर 25%। तो चीजों को अगर आप टाइम से देखेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, सो इट विल हेल्प। बिल्कुल सही समय पर सही सलाह और सही टाइम पे एंट्री, और उसके साथ बहुत ज़रूरी है सही टाइम पे एग्जिट भी। इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैम तो मतलब जो आपने बताया कि बहुत सारे शेयर्स अभी क्या कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं अगर जैसे ही मार्केट ठीक होगा, आप कह रहे हैं, तो यानी कि बहुत हो गई पिटाई, अब समय आ गया है जहाँ होगी कमाई। बहुत हद तक गिरावट हो चुकी है। अब आप इसको इंडेक्स लेवल पर समझाने की कोशिश करो, अगर एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो इंडेक्स लेवल पर, अगर ये मान लीजिए कि वॉर बिल्कुल नहीं रुकती है या फिर सब चीजें ऐसी ही चल रही हैं, तो भी इंडेक्स पर 19,500 से नीचे तो मैं बिल्कुल ही नहीं देख पा रही। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब एनर्जी क्राइसिस और इंटेंसिफाई हो जाए उस कंडीशन में। अगर सब चीजें सुधर गई तो वो नहीं आएगा, इट्स कंडीशनल, और इस चीज को समझ लें बस आप। तो कंडीशनल है ये व्यू। तो इससे ज्यादा अब आप समझे कि क्या इतनी गिरावट आप बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो बॉटम को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसी के हाथ नहीं आता। जितना हो सके सही दाम पर सही वैल्यूएशन पर खरीदने की कोशिश करो, बट इतना ही है, ये समय ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदे और 2 महीने बाद करें मुझे प्रॉफिट आ गया। आ जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन 2 महीने नहीं, 2 साल का प्रोविजन रखो। बिल्कुल 2 महीने ही नहीं, 2 साल का प्रोविजन आप रखिए। और ये बात मैम शो के शुरू से कह रही हैं, तो बात जब सुनिए तो पूरी सुनिए। अब मैम आप शुगर की बात कर रही थी जब हमने शो शुरू किया था शुगर स्टॉक्स की, तो मुबाशिर जी यहाँ पर हैं धामपुर शुगर पर सवाल लेकर आए हैं कि 459 की इनकी बाइंग है, 4.59 की शायद। कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए मैम, बताइए प्लीज। धामपुर शुगर ही है ना, क्योंकि 140 पर चल रहे हैं अभी। तो 59 की इनकी बाइंग, इन्होंने 4 के आगे एक डॉट लगाया और 59 लिखा हुआ है। अब ये 459 कहने वाले हैं या क्या है, इनके लेवल्स हैं, पर आप एनीवेज एक व्यू तो दे ही दीजिए धामपुर शुगर पर। तो धामपुर शुगर रिसेंटली अभी हमने मार्च मंथ में ट्रेड एक्टिविटीज की है, जो ट्रेड एक्टिविटी मेरे नहीं, मतलब मेंबर्स को रेकमेंड किया है इसको 115 110 के भाव पर, और हमारे लिए जो टारगेट रेंज था वो टारगेट आ गया है, पहला टारगेट। तो 1 महीने के दौरान में अच्छा गेन मिला है, और एक्चुअली मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रेकमेंड किया ही था। बट नाउ जो व्यू है, अभी इसका जो टारगेट था मेरे ख्याल से, मैं बता ही देती हूँ नेहा जी, क्योंकि ये डिस्क्लोजर भी कंसिडर हो जाएगा। 135 वाज द फर्स्ट टारगेट, 150 इज द सेकंड टारगेट, और 170 की भी टारगेट्स है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, अभी भी बुलिश है। और काइंड ऑफ कि अगर आप चाहें तो 3-1 महीने का व्यू लगा करके आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी बाइंग मुझे समझ नहीं आई कि आपकी कितने की बाइंग है। तो इन्होंने लिखा है, सॉरी मैम माय बैड, इट इज दवनगिरी शुगर। अच्छा, देवांगरी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही कि इस स्टॉक में अगर आप, क्योंकि इतनी बात हो गई है, तो उसका व्यू भी सुन लीजिए कि ये बुलिश है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। देवांगरी शुगर 4 रुपए समथिंग, कितने की बाइंग इन्होंने? 4.59।
ओके ये वीक है, ये काउंटर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज मोर लाइकली कि अभी अपने डाउन साइड अप टू 3.30 तक कंटिन्यू करे। अभी 3 रुपए 75 पैसे पर है, इसमें मैं अभी अपसाइड नहीं देख पा रही हूँ। इसके बेहतर आप धामपुर देख लीजिए, इसके बेहतर आप ब्रज इंडस्ट्रीज देख लीजिए। ओके, तो ये हो गई आपको राय यहाँ पर। मैम जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था शो के बीच में भी कि दो ऐसे स्टॉक्स जो एसआईपी के लिए सही हो। एक तो थर्मेक्स है नेहा जी, थर्मेक्स इज गुड, धीरे धीरे इसे ही खरीदो, बढ़िया स्टॉक है, चल जाएगा। और इसका एक अलग तरह का मार्केट है। और एक और स्टॉक मैंने आपको मैनकाइंड फार्मा दिया है, उसमें भी आप सिप करो, धीरे धीरे ही करो, लेकिन गुड स्टॉक है। इट हैज इट्स ऑन, मतलब इसमें वैल्यू भी मिलेगी आपको, एंड विद द टाइम रिकवरी जब आएगी वो भी बहुत मजबूती से आएगी। तो ये दो स्टॉक अगर आप सिर्फ दो ही देख रहे हैं तो थर्मेक्स एंड मैनकाइंड इज समथिंग आई कैटेगराइज की हाँ लिस्ट ऑफ बंच ऑफ स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया है रिकमेंडेड स्टॉक्स में से भी इन दोनों में आप सिर्फ धीरे धीरे करके चल सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड वन मोर स्टॉक इन दिस एंड दैट इज इरेडा। एनर्जी अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होगा 1-2 हफ्ते के लिए एनर्जी सेक्टर, लेकिन एनर्जी पर बूस्ट रहेगा, स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी पर। और ये मजबूरी है क्योंकि क्रूड क्राइसिस जो हुआ है नेहा जी, इसने एक आई ओपनर की तरह काम किया दैट वी आरंट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन अहेड अगेन, राइट। सो ये होगा क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ेगा। वेरियस सेक्टर्स जहां पर आइनॉक्स मतलब इरेडा इज समथिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी का बैंक है, फाइनेंसर है, तो आप उसमें सिप कर सकते हैं। और बस आइडिया इतना ही है कि ज्यादा धीरे धीरे खरीद लो अगर आपके पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, और एक लिमिट के बाद खरीदना बंद कर देना। ओवर वेटेज हो जाते हैं, वहां पर हो जाती है प्रॉब्लम। बाकी रही बात की 2 साल में 2-3 स्टॉक्स जो बताए हैं आपको, मैनकाइंड फार्मा, थर्मेक्स एंड इरेडा, बढ़िया है, अच्छे चल जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम ये हो गए सिप के लिए आपके सजेशंस। अब मैम आज के आपके टॉपिक्स हमारे शो के क्या रहेंगे? नेहा जी थर्मेक्स को देखिए, थर्मेक्स अभी भी कंटिन्यू करेगा ही। एंड एक ट्रेड के हिसाब से बता रही हूँ, मैनकाइंड तो हो ही गया, लेकिन थर्मेक्स एंड प्राज इंडस्ट्रीज 2 ऐसे स्टॉक है जो ट्रेड में मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। आप जब भी मार्केट खुलती है नेक्स्ट टाइम, तो करंट रेंज से 3% प्लस माइनस जो भी मिलता है आपको, आप उसको देख सकते हैं। एंड मोस्ट लाइकली जो टारगेट है, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोलूं, परसेंटेज बता देती हूँ, टारगेट स्पेसिफिकली नहीं बता रही, बट कहीं ना कहीं 10% से अगर आप स्विंग कर ले 10% से कम आपको 25% का मूवमेंट 4 महीने के अंतराल पे मिलना चाहिए। और प्राज इंडस्ट्रीज अभी 326 पर है, एक्टिव ट्रेड है। और थर्मेक्स अभी 3345 पर है, एक्टिव ट्रेड है, फर्स्ट टारगेट हो चुका है हाउएवर, लेकिन अभी भी फर्दर टारगेट्स के लिए एक्टिव है, अच्छा स्टॉक है। चलिए, तो आप कह रहे हैं अभी फर्दर टारगेट्स के लिए एक्टिव है। थर्मेक्स की यहाँ पर बात हो रही थी, मैम के टॉपिक्स यहाँ पर थर्मेक्स और प्राज इंडस्ट्रीज जो आज के शो में उन्होंने हमें दिए। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, आपने आज का वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतनी सही सलाह देने की पूरी कोशिश करी, ऐसे वक्त में जहाँ पर उन्हें है बहुत ज़रूरत आपकी सलाह की, आप जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह की रादर आई मस्ट से। थैंक यू सो मच, इज सो काइंड एंड आई थिंक अतिशयोक्ति हो रही है वो। चलिए मैम डिस्क्लेमर दे दीजिए। फाइन। सो आज के डेट में जो भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं कि बाय और सेल, जहाँ पर ये व्यू रखा है, उसमें किसी भी स्टॉक में एक्सेप्ट HDFC बैंक आई एम इन्वेस्टेड देयर, बाकी किसी भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड एक्चुअली देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो रिकमेंडेशन, जो सलाह आप लोगों को यहाँ दे रहे हैं, सभी मेंबर्स को या अलग प्लेटफॉर्म पर जब लाइव होते हैं तो वहाँ पर सेम सलाह दी जाती है। दूसरा एक और चीज, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, समझाना चाहती हूँ, इसलिए हर बार बोलती हूँ, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग तरह से हैंडल की जाती है। उस चीज को समझो, और दोनों के स्टॉक्स भी अलग है, तो इन चीजों को समझते हुए काम करिए। और बाकी मार्केट में मौका है, थोड़ा विजिलेंट रहिए ताकि वो अपॉर्चुनिटीज आप ठीक से एनकैश करें। एक और चीज है, वेटेज का ध्यान रखना इस बार, स्पेशली ये गलती मत करिएगा, MTF में माल बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि 2 साल कम से कम रखना है। MTF एक ट्रैप बन जाएगा। MTF ब्यूटीफुल साउंड जरूर होता है, बट है वो कर्जे, तो कर्जे लेके इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ध्यान समझिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यहाँ पर जैसा कि अंबाला मैम ने कहा कि आप लोगों को बहुत सोचकर समझकर आगे अपना कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको लॉन्ग व्यू लेकर चलना है। मैम ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं यहाँ पे। ज़्यादातर सजेशंस उन्होंने जो दिए हैं, अगर फेयर वैल्यू की हम बात करें तो 2 साल का व्यू लेकर चलने के लिए वो कह रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा उनका व्यू रहा आज के शो में, जो हम मोटा मोटा उनसे जान पाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँ कि हमारे 96,000 से ज़्यादा के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए जो कि आपने हमारे शो को दिखाए हैं, हमारे काम को दिखाए हैं। पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, क्योंकि अब हमें सिर्फ 4 कदम दूर हमारे 1 लाख के टारगेट से। तो फिर आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो 1 लाख का टारगेट हम जल्दी से जल्दी क्रॉस कर पाएँ और आप लोगों के लिए और बेहतर प्रोग्राम्स यहाँ पर ला पाएँ। और अगर आप में से कोई भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहता है शो के दौरान, तो फिर आप हमारी DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर वो सवाल पूछ सकते हैं। मेंबरशिप डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। नमस्कार।